हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़फ़र अली। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अफ़गानिस्तान। अफ़गानि अफ़गानिस्तान की सबसे पहले हम अफ़गानिस्तान की जियोग्राफ़ी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम अफ़गानिस्तान के जो मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, मतलब अफ़गानिस्तान में किस टाइप के लोग रहते हैं, उनकी जो है वो एथनिक बैकग्राउंड्स क्या हैं, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री को देखेंगे। अफ़गानिस्तान के लिए फ़ेमस है कि इट इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। तो अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्यों कहा जाता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे भी सही, और ये चीज़ साबित भी करेंगे कि वाई अफ़गानिस्तान इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। उसके बाद फाइनली हम अफ़गानिस्तान में जो तालिबान मूवमेंट है, तालिबान मूवमेंट की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तालिबान मूवमेंट में जो मेजर पर्सनालिटीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा तालिबान और मुजाहिदीन, जो अफ़गानिस्तान की मुजाहिदीन मूवमेंट थी, तालिबान मूवमेंट और मुजाहिदीन मूवमेंट में क्या फ़र्क है, और उसके अलावा तालिबान और मुजाहिदीन के दरमियान किस तरह के लिंक्स थे या किस तरह के डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और तालिबान की जो गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान में, उसको पढ़ेंगे। और उसके अलावा अमेरिकन वार जो अफ़गानिस्तान में 2001 में स्टार्ट हुई थी, तो अमेरिकन वार हम अफ़गानिस्तान में पढ़ेंगे। और उसके अलावा अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, वाई अफ़गान गवर्नमेंट जो अफ़गानिस्तान की जो हामिद करज़ई या अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, वो पाकिस्तान की एंटी गवर्नमेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले अफ़गानिस्तान की जाग्राफ़ी। अफ़गानिस्तान को एक लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। लैंड लॉक्ड कंट्री इस वजह से क्योंकि अफ़गानिस्तान को कोई भी सी एक्सेस नहीं है या किसी ओशन तक कोई एक्सेस नहीं है। और अफ़गानिस्तान जो है वो चारों तरफ से दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके, वो उसको सराउंड करते हैं, जिसकी वजह से इसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। और अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का कराची पोर्ट इसको एज ए हिंटरलैंड यूज़ करता है। मतलब पाकिस्तान के कराची पोर्ट का अफ़गानिस्तान हिंटरलैंड है। हिंटरलैंड कहते हैं कि अफ़गानिस्तान जैसा कि लैंड लॉक कंट्री है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के सी पोर्ट्स यूज़ करता है अपनी इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स के लिए। तो इस वजह से अफ़गानिस्तान डिपेंड करता है पाकिस्तान पे। अच्छा, अफ़गानिस्तान की जोग्राफ़ी के हवाले से सबसे पहली चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान इज़ कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट माउंटेनस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अफ़गानिस्तान का एक रफ सा मैप, अफ़गानिस्तान का ये एक रफ सा मैप है। और अफ़गानिस्तान में जो माउंटेन्स हैं, जो मेजर माउंटेन रेंज है, उसको कहते हैं हिंदू कुश माउंटेन्स। हिंदू कुश माउंटेन्स की जो लोकेशन है अफ़गानिस्तान में, वो तकरीबन ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान के सेंटर में हिंदू कुश माउंटेन्स हैं। हिंदू कुश माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक पाकिस्तान में है, जिसको तिरचमीर माउंटेन कहते हैं। इसका मतलब है कि हिंदू कुश माउंटेन्स अफ़गानिस्तान से स्टार्ट होते हैं और पाकिस्तान में कराकरम रेंज तक आके ये ख़त्म होते हैं। तो हिंदू कुश रेंज जो है वो अफ़गानिस्तान के बिल्कुल सेंटर से क्रॉस करती है। और उसके अलावा अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन्स के नॉर्थ में एक एरिया है जिसको एंशियंट टाइम्स में इसको बैक्ट्रिया कहा जाता था। ये यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है, मॉडर्न ज़माने में इसका नाम है बलख। बलख सिटी जिस एरिया में, इस एरिया को पहले बैक्ट्रिया कहा जाता था। बैक्ट्रिया बैक्ट्रिया की लोकेशन क्या है, बैक्ट्रिया के नॉर्थ में जो है वो, बैक्ट्रिया के नॉर्थ में टानशान माउंटेन्स हैं, सेंट्रल एशिया के टानशान माउंटेन्स। और बैक्ट्रिया के साउथ में हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, नॉर्थ में टानशान माउंटेन्स हैं, और बैक्ट्रिया के ईस्ट में पामीर माउंटेन्स हैं। पामीर माउंटेन्स के लिए मार्को पोलो ने लिखा था कि ये पामीर माउंटेन्स दुनिया की छत है। इस वजह से पामीर माउंटेन्स, या पामीर माउंटेन्स जाके लिंक करते हैं तिब्बत प्लेटू से जो चाइना में है, इन दोनों को मिला के रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये मार्को पोलो ने पामीर माउंटेन्स के लिए कहा था कि दीज आर रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अब इन तीनों रेंजेस के दरमियान एक वैली है जो कि थोड़ी बहुत फर्टाइल है। उस वैली को उस ज़माने में बैक्ट्रिया की वैली कहा जाता था, जिसका आजकल मॉडर्न ज़माने में वहाँ अफ़गानिस्तान में एक सिटी है, उस सिटी का नाम है बलख। बलख पुराना सिटी है। अच्छा, उसके अलावा अफ़गानिस्तान में बलख सिटी जो है, वहाँ से एक रिवर क्रॉस करती है जिसका नाम है आमू दरिया। ये जैसे पाकिस्तान की मोस्ट फेमस रिवर इंडस रिवर है, इसी तरह अफ़गानिस्तान की मोस्ट फेमस रिवर आमू दरिया है। इसको ऑक्सस रिवर भी कहते हैं और इसको आमू दरिया भी कहते हैं। आमू दरिया। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जोग्राफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी फेमस पॉइंट है जिसको वखान कॉरिडोर कहते हैं। वखान कॉरिडोर अफ़गानिस्तान में, वखान कॉरिडोर की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि वखान कॉरिडोर अफ़गानिस्तान का एक लैंड का टुकड़ा है जो कि पाकिस्तान को सेपरेट करता है फ्राम ताजिकिस्तान। और पामीर माउंटेन्स भी वखान कॉरिडोर में ही हैं। ये वखान कॉरिडोर है।
वाखान वाखान कॉरिडोर, इसका मतलब है वाखान कॉरिडोर जो है वो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी है। और ये एक स्मॉल स्ट्रिप है, तकरीबन 300 साढ़े 300 किलोमीटर लॉन्ग एक स्ट्रिप है, जो कि अफ़गानिस्तान की माउंटेनियस टेरिटरी है। और ये सेपरेट करती है पाकिस्तान को फ्राम सेंट्रल एशिया या फिर ताजिकिस्तान। अगर ये वाखान कॉरिडोर की स्ट्रिप ना होती और अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्री है विद पाकिस्तान ड्यूरन लाइन, ये यहाँ से ऐसे ऊपर अगर जाती और ये टेरिटरी या ताजिकिस्तान के पास होती या पाकिस्तान के पास होती, तो ताजिकिस्तान की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होती। पर वाखान कॉरिडोर की वजह से पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया से या ताजिकिस्तान वगैरह से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, तो हम अफ़गानिस्तान की जोग्राफ़ी में हमने बलख की वैली या बैक्ट्रिया की जो वैली थी उसको पढ़ा, और उसके अलावा टानशन माउंटेंस को पढ़ा और पामीर माउंटेंस को पढ़ा, और नीचे हिंदू कुश माउंटेंस को पढ़ा। और उसके अलावा हमने अफ़गानिस्तान की जो मेजर रिवर है जिसका नाम है जो कि पामीर माउंटेन से निकलती है, आमू दरिया। ये आमू दरिया जाके अरल सी में जाके ऊपर जाके गिरेगी ये रिवर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ अफ़गानिस्तान, आमू दरिया। अच्छा, अफ़गानिस्तान की जोग्राफ़ी के बाद जो है वो अफ़गानिस्तान के जो मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री को या जो तालिबान मूवमेंट है या अफ़गानिस्तान में अमेरिकन वार है, इसको सारी कुछ चीज़ों को समझने के लिए अफ़गानिस्तान के जो जोग्राफ़ी है या उसके जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अफ़गानिस्तान में जो मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं उनमें सबसे पहले सबसे टॉप पे आता है पश्तून। पश्तून ग्रुप या जिसको पठान कहते हैं। अच्छा, पश्तून्स के लिए लोग समझते हैं कि पश्तून्स जो है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में रहते हैं, पर पश्तून्स इंडिया में भी हैं। इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है रोहेलखंड। रोहेलखंड पूरी स्टेट जो है इट इज़ फेमस फॉर पठान्स। और रोहिला एक कबीला था पठानों का। रोहिला पठान कबीले का नाम है, जो कि इंडिया की एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उस स्टेट में ये एरिया है रोहेलखंड। रोहेलखंड में ये रोहिला कबीला रहता है और काफ़ी पठान्स हैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे एरिया में, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो पश्तून्स हैं वो इंडिया के भी नेटिव्स हैं और पाकिस्तान के भी नेटिव्स हैं और अफ़गानिस्तान के भी नेटिव्स हैं। अच्छा, पश्तून्स जो हैं इट इज़ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा जो एथनिक ग्रुप है वो पश्तून्स हैं, और अफ़गानिस्तान की तकरीबन कोई 48% पॉपुलेशन जो है वो पश्तून्स हैं। अब पश्तून्स की जो आबादी है अफ़गानिस्तान में, वो ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा पश्तून्स हैं। पाकिस्तान में जो पठान है वो तकरीबन उनकी आबादी है 4 करोड़ और 30 लाख। 4 करोड़ 30 लाख के करीब इनकी आबादी है अफ़गानिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान में। और अफ़गानिस्तान में जो पश्तून्स की आबादी है वो है तकरीबन 1.5 करोड़। तो अफ़गानिस्तान में जो पश्तून्स की आबादी है वो तकरीबन 1.5 करोड़ है, और पाकिस्तान में ये 4 करोड़ 30 लाख की आबादी है पश्तून्स की। उसके अलावा बाकी इंडिया में मैंने आपको बताया कि इंडिया में भी रोहेलखंड स्टेट है जो यूपी के करीब है या यूपी में, उसमें भी पश्तून्स रहते हैं। दुनिया में पश्तून एथनिक ग्रुप का जो लार्जेस्ट सिटी है पॉपुलेशन वाइज वो पाकिस्तान का सिटी है कराची। कराची में पश्तून्स काबुल से ज़्यादा पश्तून्स कराची में, या कंधार से या इवन पेशावर से ज़्यादा जो पश्तून्स हैं वो कराची में इनकी आबादी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पश्तून्स हैं ये अफ़गानिस्तान का लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, और इनकी जो आबादी अफ़गानिस्तान में है वो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ड्यूरन लाइन उसके साथ साथ करीब करीब एरियाज़ जो हैं वो पश्तून एरियाज़ हैं अफ़गानिस्तान में। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है अफ़गानिस्तान का, उनको कहते हैं ताजिक। ये ताजिक जो है वो ताजिक लैंग्वेज बोलते हैं, पश्तून पश्तो लैंग्वेज बोलते हैं, और ताजिक जो है वो ताजिक लैंग्वेज इट इज़ सेम एज पर्शियन लैंग्वेज, सिर्फ इसका नाम जो है वो डिफरेंट है, इसको ताजिक कहा जाता है। वैसे ये लैंग्वेज जो है वो पर्शियन लैंग्वेज ही है, डायलेक्ट पर्शियन लैंग्वेज वाला ही है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर ईरानी जो है, एक बंदा ईरानी है, वो पर्शियन लैंग्वेज अगर बोलेगा तो ताजिक अफ़गानिस्तान का ताजिक उसकी लैंग्वेज समझ जाएगा, या इवन ताजिकिस्तान का ताजिक भी उसकी लैंग्वेज समझ जाएगा। तो ईरान की पर्शियन लैंग्वेज, अफ़गानिस्तान की ताजिक लैंग्वेज या ताजिकिस्तान की ताजिक लैंग्वेज, ये तीनों लैंग्वेज जो हैं वो सेम लैंग्वेज हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान में जो ताजिक लैंग्वेज बोली जाती है उससे ही बिल्कुल मिलती जुलती दूसरी एक लैंग्वेज है जिसको दरी लैंग्वेज कहा जाता है। तो दरी लैंग्वेज या ताजिक लैंग्वेज या पर्शियन लैंग्वेज, ये तीनों लैंग्वेज सेम है, और इनको जो है वो दरी लैंग्वेज अगर अफ़गानी बंदा बोलेगा तो पर्शियन बंदा दरी लैंग्वेज समझ जाएगा, मतलब सेम लैंग्वेज है। उसके बाद जो थर्ड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है अफ़गानिस्तान का, वो हैं हज़ारास। हज़ारास अफ़गानिस्तान में थर्ड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, और जैसे पश्तून्स अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, इसी तरह हज़ारास जो हैं वो अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं, सेंट्रल अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान का बलूचिस्तान रीजन में भी हज़ारास रहते हैं। और ये हज़ारा जो हैं ये भी पर्शियन लैंग्वेज का ही एक डायलेक्ट बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो मेजर लैंग्वेज है वो पर्शियन, पश्तो नहीं है बल्कि पर्शियन, क्योंकि हज़ारास भी पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं और उसके अलावा ताजिक्स भी पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं। तो इन दोनों लैंग्वेज को मिला के एक लैंग्वेज है अफ़गानिस्तान में जिसको दरी लैंग्वेज कहा जाता है। दरी जो है वो पर्शियन लैंग्वेज का ही डायलेक्ट है।
तो अफ़गानिस्तान का जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है वो पश्तून से है, और सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ताजिक, सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन ताजिक्स की है, और थर्ड नंबर पे जो पॉपुलेशन है अफ़गानिस्तान में वो हज़ारास की है, और हज़ारास के बाद अफ़गानिस्तान में जो चौथा ग्रुप है वो हैं उज़्बेक्स, क्योंकि अफ़गानिस्तान को उज़्बेकिस्तान की बाउंड्री भी लगती है, तो उज़्बेक्स भी अफ़गानिस्तान में रहते हैं। अब्दुल दोस्तम इनका जो है वो फेमस लीडर है, उज़्बेक जो है अफ़गानिस्तान को उनका। इसी तरह जो ताजिकिस्तान के जो ताजिक कम्युनिटी का जो मेन लीडर था वो अहमद शाह मसूद था, और पश्तून के मेन लीडर्स काफ़ी हैं, क्योंकि पश्तून जो है वो काफ़ी बड़ा ग्रुप है अफ़गानिस्तान में। अच्छा, तो ये अफ़गानिस्तान की जोग्राफी भी हो गई, और अफ़गानिस्तान के जो मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, किस टाइप के लोग रहते हैं, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। उसके बाद अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हिस्ट्री में जो सुपर पावर्स हैं, उन्होंने ट्राई किया, कोशिश की कि अफ़गानिस्तान को जो है वो इन्वेड करके और वहाँ पे एक परमानेंट गवर्नमेंट बनाई जाए, या एक स्टेबल गवर्नमेंट। तो इन्वेजन तो अफ़गानिस्तान की हो ही जाती है, पर वहाँ पे कोई भी सुपर पावर एक स्टेबल और परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बना सका आज तक, जिसकी वजह से, और जो भी सुपर पावर आया है वो इस तरह की परमानेंट या स्टेबल गवर्नमेंट बनाए बगैर जो है वो अफ़गानिस्तान में डिस्ट्रॉय हो गया। इस वजह से अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि 1839 में ब्रिटिश ने कोशिश की अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया, पर 1839 से 1842 तक वो 3 साल तक अफ़गानिस्तान में कोशिश करते रहे, बट दे कुड नॉट फॉर्म ए स्टेबल गवर्नमेंट। उसके बाद फिर उन्होंने सेकेंड एंग्लो अफ़गान वार थी 1878 में, उसमें भी जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना सके। उसके बाद जो है थर्ड टाइम उन्होंने 1919 में कोशिश की अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश ने, पर फिर भी 1919 में भी ये गवर्नमेंट स्टेबल इनकी नहीं बन सकी, और मजबूरन जो है वो इनको अफ़गानिस्तान से सरेंडर करना पड़ा। इसी तरह अफ़गानिस्तान में फिर कोल्ड वार के ज़माने में रशिया ने कोशिश की, रशिया ने जो है वो 1979 में अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, और 1979 से 1989 तक अफ़गानिस्तान में रशिया का कब्ज़ा रहा, पर इस टाइम में भी अफ़गानिस्तान में जो है वो मुजाहिदीन मूवमेंट ने रशिया को मजबूर कर दिया 1989 में सरेंडर करने के लिए। तो सोवियत यूनियन भी जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। उसके अलावा फिर 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया, और 2021 में अमेरिका फाइनली अफ़गानिस्तान को छोड़ के भाग गया। तो कहने का मकसद ये है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर, या रशिया जैसा सुपर पावर, या उससे पहले ब्रिटिश, ये बहुत बड़े दुनिया के एम्पायर्स हैं, ये तीनों एम्पायर जो हैं उनकी डिफीट हुई अफ़गानिस्तान में, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। अब ये अफ़गानिस्तान की हर बार जो है वो विक्ट्री क्यों हो रही है अफ़गान लोगों की, उसमें जो रीज़न्स हैं, उसमें नंबर वन रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान का जो मोस्ट कॉमन है कि अफ़गानिस्तान का जो माउंटेनस टेरेन है, माउंटेनस लैंड होने की वजह से अफ़गानिस्तान में जो बाहर के एम्पायर्स आते हैं वो वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट कायम नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान का माउंटेनस टेरेन है, मतलब अफ़गानिस्तान के लिए पहले भी बताया मैंने कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट माउंटेनस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो माउंटेनस टेरेन में जो है वो बाहर के एम्पायर्स उनको आर्मी की मूवमेंट कराना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान की जो क्लाइमेट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है, डेजर्ट टाइप जो है वो अफ़गानिस्तान का टेरेन है, जिसकी वजह से भी बाहर के पावर्स को काफ़ी मुश्किल होती है। और तीसरा रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान के जो विंटर्स हैं वो काफ़ी सीवियर होते हैं। सर्दी अफ़गानिस्तान की पूरी दुनिया में बदनाम है, जिसकी वजह से भी बाहर के एम्पायर जो है वो सरेंडर कर लेते हैं। और उसके अलावा जो ट्राइबल लॉयल्टी है, अफ़गानिस्तान की जो सोसाइटी है ये ट्राइबल सोसाइटी है, और ट्राइबल लॉयल्टीज़ की वजह से ये कभी भी लोग जो है वो बाहर के एम्पायर के सामने सरेंडर नहीं करते। और जो आखिरी बात है वो बात जो है वो ये है कि बाहर के कंट्रीज़ की सपोर्ट, पाकिस्तान की सपोर्ट हमेशा पश्तून्स को रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान में पश्तून्स की आबादी जो है 4.5 करोड़ के अराउंड है। तो पाकिस्तान की सपोर्ट पश्तून्स को रहती है, जिसकी वजह से भी जैसे अमेरिका ने भी काफ़ी बार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि जो तालिबान की मूवमेंट है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, हालांकि पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं मानता। पाकिस्तान जो है वो इस बात की तरदीद करता है कि वी डो नॉट सपोर्ट तालिबान, और फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी यही मानती है कि पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है इनको। तो माउंटेन्स टेरेन की वजह से, या डेजर्ट्स की वजह से, या सीवियर विंटर्स की वजह से, या ट्राइबल लॉयल्टी की वजह से, ये जो 4-5 रीज़न्स हैं, इन रीज़न्स की वजह से अफ़गानिस्तान में कोई भी एम्पायर जो है वो कामयाब नहीं हो सका। इस वजह से अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। अब अफ़गानिस्तान की हमने जो है वो अफ़गानिस्तान की जोग्राफ़ी को भी देख लिया, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान के जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको भी हमने देख लिया। और उसके बाद जो है वो अफ़गानिस्तान के एथनिक ग्रुप के बाद हमने अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्यों कहा जाता है, इसके भी हमने आर्गूमेंट दिए। अब हम जो है वो इस पार्ट को यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, और अगले पार्ट में हम अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अफ़गानिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें अफ़गानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली का काफ़ी नाम फेमस है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली को अफ़गानी कहते हैं कि ही वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न अफ़गान स्टेट। तो अहमद शाह अब्दाली ने कैसे अफ़गान ट्राइब्स को यूनाइट करके एक मॉडर्न स्टेट बनाई, और उसमें जो होता की एम्पायर था उसका क्या रोल था, ये सारी चीज़ें, ये सारी हिस्ट्री जो है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उसमें हम ब्रिटिश की वार और सोवियत यूनियन की वार, और फिर जो है वो तालिबान मूवमेंट, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अफ़गानिस्तान के इस जो लेक्चर सीरीज़ है इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे। अगर ये सारे पार्ट्स आप सुनेंगे तो फिर आपको अफ़गानिस्तान की सारी जो है वो स्टोरी क्लियर हो जाएगी।
तो अभी लेक्चर को क्लोज करते हैं। थैंक यू।